नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। लड्डुओं की बारिश और गूंजते जयकारों के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित बरसाना में होली की अनोखी शुरुआत हो गई है। श्री लाडली जू मंदिर में श्रद्धालु लड्डू मार होली में शामिल होकर राधा कृष्ण प्रेम की परंपरा को जीवंत कर रहे हैं, जो लठमार होली से पहले मंगल निमंत्रण का संकेत देती है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। लड्डुओं की बारिश, उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ते हजारों हाथ और मंदिर प्रांगण में गूंजते जयकारे। उत्तर प्रदेश में मथुरा के बरसाना में कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। यहाँ होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं, बल्कि उससे पहले मिठाई भी है। बरसाना के श्री लाडली जू मंदिर में मंगलवार को हजारों श्रद्धालु लड्डू मार होली की अनोखी परंपरा को देखने और उसमें शामिल होने पहुंचे। ये एक ऐसा उत्सव है जहां भक्तों के बीच लड्डू प्रसाद के रूप में एक अनोखे और आनंद से भरे अंदाज में बांटे जाते हैं। लड्डू मार होली बरसाना यानी राधा रानी के गांव की महिलाओं द्वारा नंदगांव यानी भगवान कृष्ण के गांव के पुरुषों को होली खेलने के लिए भेजा गया एक पारंपरिक निमंत्रण है। ये लठमार होली से एक दिन पहले शुरू होती है। ये रस्म राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। एक बार जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो मंदिर में लड्डू बरसाए और बांटे जाते हैं। ये होली समारोह की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देते हैं। यहाँ से श्री जी मंदिर से गोपी नंदगांव निमंत्रण देने जाती है कि कल हमारे यहाँ मेला होली खेलने आए। तो वहाँ से जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है तो यहाँ श्री जी की जब गोपी कहती है कि लाला ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, कल होली खेलने आएंगे, तो श्री जी के उपलक्ष्य में श्री जी के जो हाथ पड़ता है तो वो लुटाती है। तो श्री जी ने स्वयं लड्डू लुटाए थे। इस अवसर में लड्डू मार होली मनती है। बरसाना में होली की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है और टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सभी के लिए होली का त्योहार सुरक्षित रहे और सभी इसे पारंपरिक तरीके से मना सकें। रंग बनता है हमारे यहाँ, तो वो रंग हम खुद तैयार करते हैं। 1 महीने पहले से टेसू के फूलों से रंग बनता है। कोई केमिकल नहीं, उसमें कोई और अलग से नहीं वस्तु डाली जाती है जिससे कि शरीर को नुकसान हो। कितना रंग बनाया गया है इस बार? इस बार कम से कम 200 ड्रम अभी तैयार हो चुके और हो रहे। 500 ड्रम की तैयारी है। त्योहार के जोश को और बढ़ाते हुए राजस्थान के कलाकार भक्तिमय लोकगीत गाते हैं, श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते हैं और सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते हैं। वीर तेजा जी की हमारी कला है। ये हम कला के धुन में, इसमें आराधना में, इसमें हम नृत्य करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बरसाना की होली बहुत 10-5 साल से आ रहे हैं। सब बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक आ रही जा रही है, बहुत रंग गुलाल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम 10-15 साल से आ रहे हैं और हमारे पास जो कार्यक्रम है इसका नाम है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी राजस्थान में हमारे राधे रानी के लोक संगीत, हमारे कृष्ण भगवान के लोक संगीत और जितने भी हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं उनके सबके लोक संगीत गा के यहाँ पर हम आके और हमारे पब्लिक जितने भी आम पब्लिक है उनका मनोरंजन करने के लिए हम यहाँ पर बुलाते हैं। सर, श्रद्धालुओं का कहना है कि बरसाना में होली मनाने का अनुभव एकदम अनूठा है। ऐसा होली मैंने कभी नहीं देखा पहले और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि सबको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। वृंदावन, मथुरा, बरसाना में होली इधर आना चाहिए। लड्डू मार होली के बाद तैयारी अब बुधवार को होने वाली बड़ी लठमार होली की है। इस दिन बरसाना के दामाद माने जाने वाले नंदगांव के लोग होली खेलने के लिए गांव आते हैं और महिलाओं पर रंग डालते हैं। बदले में महिलाएं उन्हें हंसी मजाक में लठ यानी लाठियों से पीटती हैं, जिससे पुरुष अपनी ढाल से बचते हैं। होली का मुख्य त्योहार पूरे देश में 4 मार्च को मनाया जाएगा। हालांकि मथुरा, वृंदावन और बरसाना समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में रंगों के त्योहार का जश्न कई दिन पहले ही शुरू हो चुका है। उधर लखनऊ में नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक R.K. पांडे के दौरे पर कर्मचारी हितों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई, जहां DRM सुनील कुमार VK के कार्यालय में हुई इस बैठक में कर्मचारियों ने कार्य परिस्थितियों, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास जैसी समस्याएं उठाईं।
तो वहीं महाप्रबंधक ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि कर्मचारियों का कल्याण ही रेलवे की प्रगति की बुनियाद है। लखनऊ स्थित भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान में प्रौद्योगिकी, IGOT और AI सक्षम प्रशिक्षण को लेकर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां कार्यशाला की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की प्रधान सलाहकार चंद्रलेखा मुखर्जी ने की। इस दौरान प्रशिक्षण में डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीक सक्षम ढांचे और AI के जिम्मेदार उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल मिशन कर्मयोगी के अनुरूप प्रशिक्षण प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में कदम है। रमजान के पाक महीने में देश भर में इफ्तार और इबादत का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में प्रयागराज में सिविल लाइंस बस स्टैंड के पीछे स्थित मस्जिद में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी शामिल हुए। रोजेदारों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी और आपसी भाईचारे के साथ इफ्तार किया। विधायक ने कहा कि वो हर साल यहां आकर सभी के साथ इफ्तार में शामिल होते हैं और प्रदेश में शांति एवं तरक्की की कामना करते हैं। देखिए रिपोर्ट। माह रमजान का आज छठा रोजा है और ऐसे में आप देख सकते हैं रोजे अफ्तार का आयोजन किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ रोजे अफ्तार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बस स्टैंड के पास ये मस्जिद का नजारा। और सबसे खास बात कि गंगा जमनी तहजीब को पूरी तरह से मेंटेन करते हुए अगर हम बात करें तो शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो आज यहाँ रोजा आज है। देखिए, रोजा अफ्तार का छठा दिन है और आज ये गंगा जमनी तहजीब को जिस तरह से आज आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर पेश कर रहे हैं और आज आप यहाँ पहुंचे, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को रमजान मुबारक। और इस पाक माह में जितने भी लोग रोजा रख रहे हैं सब के लिए मैं दुआ करता हूं और सब पे अल्लाह रहम करें। और आज हर साल की तरह ये नवाब यूसुफ मस्जिद जो उत्तरी विधानसभा की सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे हाफिज जुल्फिकार जो यहाँ के इमाम साहब हैं उनके साथ और सभी साथियों के साथ, सैयद उस्मान, आसिफ चौहान, फहीम भाई, सबके साथ मिलके हम लोग और पूरी ये जो जमात आप देख रहे हैं सबके साथ हम लोग हर साल रोजा इफ्तार रखते हैं। और उसी उपलक्ष्य में इस साल फिर से हम लोग शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने इस बार फिर हम लोगों को मौका दिया इस प्रोग्राम को रखने का। देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेंगे। आज विधायक जी आप लोग के बीच में आए हैं, रोजा अफ्तार कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कहिए? बहुत अच्छी बात है। विधायक जी का आना हमेशा हर प्रोग्राम में आना होता है विधायक जी का, और हर रोजा अफ्तार में आते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी होती है। बस देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अक्सर कई तरह की बातें करी जाती है, मगर शहर उत्तरी के विधायक जो कि हर कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, चाहे वो मुहर्रम हो या फिर रमजान। और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से पीछे लोगों की भीड़ है और रोजा अफ्तार करने पहुंचे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं देश की अमन चैन के लिए। और यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं की गई है मस्जिद कमेटी की ओर से की गई है और लोग यहाँ पर पहुंचकर बढ़ चढ़कर रोजा अफ्तार में हिस्सा ले रहे हैं। हाफिज जुल्फिकार के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम कराया गया और जिसमें शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी शिरकत की है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भारत सरकार के पूर्व प्रधान आयुक्त और कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने यूजीसी बिल के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह बिल छात्रों के शोषण का हथियार है, समाज में बंटवारा पैदा करेगा और शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। रिपोर्ट देखिए। यूजीसी बिल को लेकर लगातार समर्थन और विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ पूर्व आईआरएस अफसर और कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सर, कायस्थ महासभा भी अब इस पूरे मुद्दे में आ गई सामने। अभी तक तो ब्राह्मण ही नजर आ रहा था, ब्राह्मण और ठाकुर जो जाति है, छात्री जाति हैं। अब श्रीवास्तव के तौर पर आप पहला चेहरा हैं। देखिए, कायस्थ समाज हमेशा से समाज और देश के प्रति समर्पित और जागरूक रहा है। जब सनातन का परचम लहराना था पूरे विश्व में
विवेकानंद जी जो हमारे समाज से आते हैं उन्होंने लहराया, जबकि हम जंजीरों से जकड़े हुए थे गुलामी की। उस खंड काल में भी उन्होंने हिम्मत की, पैसे जुटाए, अमेरिका पहुँचे और पूरे विश्व में सनातन का झंडा लहराया। इसी प्रकार हमारे सुभाष चंद्र बोस जो कायस्थ समाज से आते हैं, उन्होंने पूरी क्रांति की दिशा बदल दी। और आज जो ये स्वतंत्रता मिली है उसमें मैं कहूँगा प्रमुख योगदान सुभाष चंद्र बोस और उनकी आर्मी का है। और वो थे पहले प्रधानमंत्री और उन्होंने झंडा लहराया था सबसे पहले भारत का, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वही थे। इसी तरह आप देख लीजिए जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने दिशा बदली, इमरजेंसी के बाद उन्होंने लीड ली और पूरे समाज को जगाया। लेकिन आपके वो कहाँ वो विचारक में हैं, क्योंकि कायस्थ जो के लोग जो हैं कायस्थ से जो आते हैं वो ज़्यादातर तो वोट बीजेपी के रहे, वोटर रहे वो लंबे समय से, और जेपी जो थे वो समाजवादी पार्टी के हो गए एक तरीके से। तो ये बंटवारा तो देखने को मिला है लंबे समय से। देखिए, बंटवारा तो राजनीतिक पार्टी, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए। आप देखते हैं क्या सरकार इसमें कुछ ऐसा फैसला ले सकती, क्योंकि कहा जा रहा था कि यूजीसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर तैयार किया गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर नहीं तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को देखते हुए करो। हमारे यहाँ महिला संरक्षण कानून है, हमारे यहाँ SC ST एक्ट है, हमारे यहाँ भारतीय न्याय संहिता अभी आई है, पूरी नई बनी है। ये अलग से क्यों थोप दिया गया? इसमें सवर्णों को ये क्यों मान लिया गया यही केवल करेंगे, अन्याय करेंगे OBC और SC ST इनके खिलाफ, जबकि आप कहते हैं उनका नंबर 80% है। तो 80% वाला 20% पे करेगा, 20% वाला 80% पे अन्याय करेगा? आप खुद बताइए। लेकिन वो कहते हैं कि सारी पोजीशंस पे तो अपर कास्ट ही बैठा हुआ है ना, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वो जुडिशरी। गलत है। जब आपका 50% रिजर्वेशन है तो 50% अधिकारी आपके दलित और OBC वही बैठ गए, SC ST OBC बैठ गए। उसके बाद जो सामान्य वर्ग का कोटा है उसमें भी जो जीत के आ रहा है, अगर नंबर उसके जाते हैं, वो कोटा भी जा रहा है। तो इस आंकड़े के हिसाब से भी आपकी संख्या 40% ही तो आती है, 10% तो उसी में निकल जाएंगे, 60% बचे। जिस देश का प्रधानमंत्री OBC है, जिस देश का राष्ट्रपति ST है, जिस देश का अभी जो पहले वाले राष्ट्रपति थे वो SC थे, वो शोषित है। शोषित तो हम सब हैं, जो गरीबी की चरम सीमा पर नीचे आ गए हैं, गरीबी की रेखा के, अगर देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनूप श्रीवास्तव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कायस्थ महासभा के, पूर्व अफसर भी हैं। इनका कहना है कि UGC छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, इसलिए इसके खिलाफ 8 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तखुर के जनता TV लखनऊ। मथुरा में होली की धूम के बीच भगवान श्री कृष्ण की नगरी भक्तिमय रंगों में डूबी नजर आई, जहां देश विदेश से आए श्रद्धालु गुलाल अबीर उड़ाते हुए आनंद में दिखे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान श्री द्वारकाधीश मंदिर और ठाकुर श्री बांके बिहार जी मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ जमकर होली खेली जा रही है। संवाददाता ने तैयार की है खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। मथुरा के हम श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 पर यहाँ मौजूद हैं। होली का पर्व यहाँ चल रहा है। आज बरसाने की लड्डू मार होली है, कल बरसाने की लठमार होली होगी, परसों नंदगांव में लठमार होली होगी। इसी तरीके से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लगातार होली का पर्व चल रहा है। यहाँ भी प्रतिदिन होली खेली जाती है, क्योंकि ब्रज में 40 दिन होली मनाई जाती है। जिस दिन से बसंत पंचमी होती है उस दिन से होली का यहाँ डाणा गढ़ जाता है और यहाँ पर होली मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हम आए हुए हैं और यहाँ की जो होली है, ब्रज की होली बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली यहाँ पर मनाई जाती है। और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है। तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे होली होती है, होली की तैयारियां लगातार चलती रहती हैं और प्रतिदिन यहाँ पर होली खेली जाती है, क्योंकि सब जगह होली और ब्रज में होरा कहलाया जाता है। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो बिहार से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? आदित्य राज, बिहार, पटना। अच्छा, तो ये बताइए, ब्रज की होली खेलने आए हैं? हाँ। अच्छा, अभी आपने होली खेली है? नहीं।
अभी नहीं खेली। बरसाना की होली कब देखने जाएंगे आप? आज कल लठमार होली है। हाँ, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं लड्डू मार होली खेल जाने के लिए बरसाना का। बरसाना की आज लड्डू मार होली है, आप भी जाएंगे? हाँ, जाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पे आप आए हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए आपने? नहीं, अभी जस्ट आए हैं, तभी जा रहे दर्शन करने। अच्छा, तो देखिए लोग जो है बिहार पटना से आए हुए हैं और होली जो है यहाँ पर खेलेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब होली की तैयारियां घर पे करते हैं, लेकिन इस बार ब्रज में होली खेलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ब्रज की होली, सब जगह होली ब्रज में हो रहा। साफ तौर पर यह कहावत जो है यहाँ पर रंग लाती है। लाखों की श्रद्धा में संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और ब्रज की होली खेलते हैं। लखनऊ के आशियाना इलाके में दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। बता दें कि 20 फरवरी से लापता दवा और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की तलाश तब खत्म हुई जब पुलिस को उनके ही घर से जुड़ा खौफनाक सच सामने आया। जांच में पता चला कि उनकी हत्या उनके 21 वर्षीय बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने की और वारदात को छिपाने के लिए शव को ड्रम में छुपा दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए। पूरे भारत में नीले ड्रम का खौफ लगातार जारी है। अपने ही खून बहा रहे हैं और नीले ड्रम अपनों को ठिकाने लगा रहे हैं। मेरठ, अलवर, झांसी, लुधियाना ये वो शहर हैं जहां पर अपनों ने ही रिश्तों को तार तार किया। अब ताज़ी घटना लखनऊ की है, जहां पर आशियाना के सेक्टर एल में रहने वाले मानवेंद्र सिंह जो पैथोलॉजी संचालक थे, उनके बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की और नीले ड्रम में शव को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी में रखकर चल दिया। कहा जाता है कि उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, नीट की तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे, लेकिन यही सख्ती उनके ऊपर भारी पड़ गई और उसने अपने पिता को 20 फरवरी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया। फिलहाल अपने ही पिता की गुमशुदगी लिखाने पहुंचे अक्षत की जब पुलिस ने जांच की तो अक्षत को ही दोषी पाया, शव भी बरामद किया और उस नीले ड्रम से फिलहाल अभी मानवेंद्र की का जो सिर है वो नहीं मिला है, उसके लिए तलाश जारी है। लेकिन इस पूरी कहानी में ये पुलिस की बताई हुई कहानी है। पुलिस का कहना है कि सिर्फ MBBS की पढ़ाई कराना चाहते थे पिता, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसके पिता ने उसको अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक ट्विस्ट और है, जब हम मौके पर पहुंचे जनता टीवी की टीम ने उस पूरे मामले को तहकीकात शुरू की तो एक नया खुलासा भी सामने आया। आसपास के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ हत्या पढ़ाई को लेकर नहीं की गई, मानवेंद्र के रिश्तों को लेकर भी की गई। ये कहा जा रहा है कि अक्षत अपनी मां से बहुत प्यार करता था और उसकी मां की मौत काफी समय पहले हो चुकी है, लेकिन मौत का कारण मानवेंद्र थे। मानवेंद्र के किसी महिला के साथ अवैध रिश्ते थे, इसको लेकर ही लगातार सवाल खड़े होते थे। घर में कौतूहल बना रहता था, कलह रहता था। इसी वजह से जो अक्षत है और उसकी बहन कृति, ये दोनों लोग अपने पिता से नाराज रहते थे। मां की मौत के बाद भी पिता के रिश्ते बंद नहीं हुए, महिला के घर आना जाना बना था। इस बात को लेकर अक्षत को यह अखरता था और वो कई बार अपने पिता से उस महिला से दूरी बनाने के लिए भी कह चुका था। कहा जाता है कि 20 फरवरी को जब अक्षत ने अपने पिता की लोकेशन ट्रेस की तो वो किसी महिला के साथ होना ही पाया गया, क्योंकि दोनों की लोकेशन एक जगह पाई जा रही थी। उसने अपने पिता के मोबाइल में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट कर रखा था जिससे उसकी लोकेशन उसके पास रहती थी। बताया यह भी जा रहा है कि काफी देर रात तक अक्षत ने अपने पिता का इंतजार किया। जब सुबह 4 बजे मानवेंद्र घर पहुंचे तो काफी बहस हुई और इस बीच अक्षत ने डबल बैरल बंदूक से अपने पिता को मौत के घाट सुला दिया। कहा यह भी जा रहा है कि उस वक्त घर में मानवेंद्र के भाई भी आए हुए थे, यानी कि अक्षत के चाचा भी मौजूद थे, कृति भी मौजूद थी। उस पूरे लड़ाई झगड़े के गवाह भी थे और बाद में जब अक्षत ने उन्हें अपनी मौत के घाट उतारा, फिर चाचा तो अपने घर निकल लिए, लेकिन कृति ने उसकी मदद की और पिता के शव को ठिकाने लगाया गया। फिलहाल ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि पुलिस सिर्फ अक्षत के बयानों पर अभी जांच कर रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी तथ्य और खंगाले जाएंगे, हत्या के पीछे का कारण भी ढूंढे जाएंगे। क्या ये सही कहानी है या पड़ोसियों ने कुछ
और देखा या कुछ और बताया, इस पर तहकीकात अभी जारी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो नीले ड्रम का खौफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।